गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग की डिमांड पर कि सर कुछ प्राचीन इतिहास का पेट वाला भाग पढ़ा दीजिए जिससे हम लोगों का तैयार हो जाए, हमने उसी के अनुरूप पेट के सिलेबस के अनुसार आज जो है एशियंट हिस्ट्री जो है शुरू करने का निर्णय लिया है। और हम लोग इस एशियंट हिस्ट्री में जो उसकी पहली टॉपिक है जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। आज हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? सिंधु सभ्यता का अध्ययन करने वाले हैं या हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, यह वीडियो आपके सभी वनडे एग्जामों में काम देगी, लेकिन इसको पेट को ध्यान में रखते हुए स्पेशल तरीके से इसको जो है बनाया गया है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस हड़प्पा सभ्यता की हम शुरुआत करने वाले हैं, इस हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई और कैसे इसकी खुदाई हुई, इसके बारे में आइए पहले जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1856 ईस्वी में जब ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आपूर्ति के लिए इस खंडहर की खुदाई करवाई तो इसके प्रथम अवशेष प्राप्त हुए। क्या कहा मैंने? 1856 ईस्वी में जब ब्रिटिश हुकूमत ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आपूर्ति के लिए जब इस खंडहर की खुदाई करवाई तो इसके प्रथम अवशेष प्राप्त हुए। दूसरी पॉइंट कि इस खंडहर को या इस सभ्यता को खोजने का श्रेय कह सकते हैं या जो है कि इस हड़प्पा की खुदाई का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय किसको जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 में क्या किया? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस स्थान की खुदाई करवाई। और जब इस स्थान की खुदाई करवाई तो यहां पर जो है हड़प्पा नामक एक स्थान का पता चला। और जब पता चला तो उसी के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का श्रेय किसे जाता है? तो आप कहेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। कब खुदाई कराई इन्होंने? तो आप कहेंगे 1921 में कराई। किसके निर्देशन पर कराई? तो आप कहेंगे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराई थी। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब यहां हड़प्पा के अवशेष मिले तो इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक साल बाद 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा या रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में पुनः इस स्थान की खुदाई करवाई गई। क्या कहा मैंने? 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा पुनः इस सभ्यता की खुदाई करवाई गई। और जब खुदाई करवाई गई तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित जब बौद्ध स्तूप की खुदाई कराई गई तो उस समय कई स्थानों का पता चला। और जब कई स्थानों का पता चला तो यह भी पता चला कि जो यह सभ्यता विकसित है यह सिंधु नदी घाटी के पास आसपास ही है, अर्थात इसके दायरे में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटे से स्थल की खोज करके और पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना यह जायज नहीं था, ऐसा रखाल दास बनर्जी ने कहा कि यह जो कई प्रांत यहां मिले हुए हैं, कई शहर यहां मिले हुए हैं, तो यह जो शहरों का विस्तार है यह सिंधु नदी घाटी तक सीमित है। और जब यहां तक सीमित है तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ना कह करके बल्कि हम इसे क्या कहेंगे?
इसे हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहली चीज, तो कुछ लोग कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो दोनों चीज क्या है, एक ही है। प्रारंभ में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था, लेकिन रखाल दास बनर्जी के खोज करने के बाद इसका नाम क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसके कार्यकाल के बारे में देखा जाए तो जो सिंधु सभ्यता का सामान्यतः कार्यकाल होता है वह 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन ज्यादा पूछता जो है उस पर ध्यान देंगे। आपने सुना होगा रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति। तो रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो इसकी सर्वमान्य तिथि ज्ञात की गई वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कितना है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो यही आप डेट विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं, इसका विस्तार तो हो गया। अब हम आते हैं कि भाई जो यह सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। अब यहां ध्यान रखिएगा, अब यहां हम सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो यहां एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, एक चार्ट हम आपको बना दे रहे हैं, इस पर आप ठीक है ध्यान से देखिएगा। यह चार्ट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। सबसे ऊपर जो है आपका ये मांडा है या मांडा कहिए, ये बिंदु है, ठीक है। कहां पड़ता है ये, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, यहां नदी कौन सी पड़ती है, तो नदी पड़ती है चिनाब नदी। कौन सी नदी है, चिनाब नदी है, ठीक है। जिला अगर पूछे कौन सा जिला लगता है तो आप कहेंगे अखनूर जिला लगता है। कौन जिला लगता है, अखनूर जिला लगता है। यहां ध्यान देने की बात है। तो आपने देखा कि जो इसका सबसे उत्तरी छोर है ये कौन सा है, ये मांडा है, यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे है, और वो जिला कौन सा लगता है, अखनूर जिला लगता है। यहां ध्यान रखिएगा। अब नीचे आते हैं, तो नीचे आपका है दायमाबाद। दायमाबाद किस प्रदेश में पड़ता है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई, महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरी खास बात कि जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे जिला है भैया अहमदनगर। कौन सा है, अहमदनगर जिला है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब नदी कौन सी है, तो नदी कौन सी नदी है इसका ध्यान रखिएगा। नदी अक्सर पूछता है, प्रवरा नदी है। कौन नदी है, प्रवरा नदी है। किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है। एक गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। तो आपने देखा कि स्थान का नाम दायमाबाद है और कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। जिला कौन सा लगता है, अहमदनगर, और नदी कौन सी है, प्रवरा नदी है, जो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पूर्वी भाग पर। पूर्वी भाग इसका क्या है, यह जो है हिंडन है, ठीक है। हिंडन नदी इसमें है। स्थान का नाम लिखते हैं आलमगीर। आलमगीरपुर स्थान का नाम है। जिला कौन सा लगता है, मेरठ। जिला कौन सा है, मेरठ जिला है, ठीक है। नदी कौन सी है, हिंडन नदी है, ठीक है। और जिला हो गया, नदी हो, ठीक है, हो गई। अब इसमें आते हैं प्रदेश, तो भाई आप जानते हैं यूपी में है, ठीक है। कहां पर है, यूपी में है। अब इस पर आते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। स्थान कौन सा है, बलूचिस्तान। कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नदी कौन सी है,
तो नदी है भैया दास्त नदी। कौन नदी है? दास्त नदी है। अब यहां ध्यान देंगे, जो इसका मुख्य स्थान है क्या है? सूतकांगेंडोर। सूतकांगेडोर। तो यहां इस 4 स्थानों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला कि भैया यहां मुख्य स्थान मांडा है या मांडा भी लिखा रहता है आपको। दूसरा आपका नीचे आप देखेंगे, ठीक है, उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये क्या है? दायमाबाद है, ठीक है। और यहाँ क्या है? आलमगीरपुर है। और यहाँ सूतकांगेंडोर है। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और नदी कौन सी है? दास्त। तो उम्मीद है कि ये आपको चारों, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये जो है अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे आलमगीरपुर है। किस जिले में पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो ऐसे ऐसे इसकी लंबाई है, यह 1600 किलोमीटर है, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे है, यह 1400 किलोमीटर है विस्तार। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो विस्तार है, अर्थात सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह जब आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि जो है कि नहीं, ये तो यार चौकोर लग रहा है देखने में। तो ये चौकोर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर जब आप मैप में देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर है। उसके बाद ठीक है, ये आपका क्या पड़ता है? ये पाकिस्तान वाला एरिया। तो ऐसे आप इसको लेते हुए आएंगे तो ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया बिल्कुल यहीं पर है। तो ये ऐसे यहां पर आके मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो उसके बाद ये आलमगीरपुर में चला जाएगा, फिर जाके आपको यहां मिल जाएगा। तो देखिए, देखने में बिल्कुल क्या है आपको, ये त्रिभुजाकार है कि नहीं है। तो जब आप मैप में इस चीज को देखेंगे कि भाई यहां पर देखिए मांडा है, और यहां जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र में आया दायमाबाद, दायमाबाद से सीधे गया ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से यहां मिल गया, तो इसकी आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार हो गई। तो यहां एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का, ठीक है, विस्तार किस प्रकार है? तो इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ये बात समझ में आपको आ गई। तो हमने आपको बताया कि जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वह कैसा है? त्रिभुजाकार है। और आपने इसे देखा भी। अब यहां ध्यान रखिएगा, अब हम लोग सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके पेट में भी पूछ सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि से उसको, ठीक है, आपको नोट भी करना है। सबसे पहली चीज कि अगर आपसे पूछ दिया कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए या किस राज्य में पाए गए, तो आप कहेंगे गुजरात में पाए गए। किसमें पाए गए? गुजरात में पाए गए। क्वेश्चन पूछेगा सैंधव स्थल सर्वाधिक किस प्रांत में पाए गए, तो आप कहेंगे गुजरात में पाए गए। ये बात क्लियर होगी आपको। अब आते हैं कि सिंधु सभ्यता की सभ्यता को ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की सभ्यता किस प्रकार की थी, तो आप कहेंगे कि इसकी जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन थी। क्या थी? कांस्य युगीन थी। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये सभ्यता हो गई कांस्य युगीन। ध्यान दीजिएगा, सभ्यता कांस्य युगीन। दूसरी पॉइंट हम आते हैं, समाज कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था उस समय, उस पर ध्यान देना है। तो जानते हैं कि समाज या तो पितृसत्तात्मक रहेगा या तो मातृसत्तात्मक रहेगा। तो यहां इन दोनों बातों में विशेष आपको ध्यान देना है कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था वह मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक। और मातृसत्तात्मक का मतलब मुखिया कौन होती थी? माँ होती थी। अर्थात घर की मुखिया जो है वह बड़ी बुजुर्ग, ठीक है, या दादी माँ जो भी कहिए, वो माँ ही होती थी। ये माता का जो है, ठीक है, वो चलता था, जैसा आज के युग में भी है। ठीक है, आज अगर आप देखेंगे कि आपके घर का मुखिया कौन है, तो आप कहेंगे आज हमारे घर के मुखिया हमारी माता जी हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो राशन कार्ड बना होगा उसमें मुखिया के नाम पर आपके माता जी का नाम लिखा होगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग, आपने पढ़ा कि भाई इसका जो है कि सभ्यता कैसी है, तो आपने कहा कांस्य युगीन सभ्यता है। समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन
सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था, तो आप कहेंगे कृषि पर निर्भर था। किस पर था? कृषि पर निर्भर था। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बार कपास की खेती यहीं के लोगों ने किया था। क्या कहा मैंने? सबसे पहली बार कपास की खेती यहीं के लोगों ने किया था। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना पूरा समझ में आ गया होगा आपको। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि जो इसकी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। पूछेगा सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे कांस्य युगीन थी। अगर पूछेगा कि इसका समाज कैसा था, तो आप बोलेंगे मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, अगर पूछेगा सर्वाधिक स्थल सिंधु काल के किस प्रांत में मिले, तो आप कहेंगे गुजरात में मिले। सबसे पहले जो है कि कपास की खेती किसने किया, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी के लोगों ने किया। ठीक है, अगर पूछेगा सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य आर्थिक जीवन किस पर डिपेंड था, तो आप कहेंगे कृषि पर निर्भर था। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां व्यापार नहीं होता था। ध्यान दीजिएगा, अगली जो है ठीक है हमारी पॉइंट है वो है व्यापार। तो व्यापार ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु काल में या सिंधु सभ्यता काल के दौरान आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। अगर पूछे कि व्यापार की स्थिति क्या थी इस काल में, तो आप कहेंगे कि आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। ठीक है, लेकिन जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। मतलब सामान का लेन देन, कि जो हमारे पास नहीं है हम आपके यहां भेज दे रहे हैं, जो हम आपके पास, ठीक है, जो आपके पास नहीं है वो हम भेज दे रहे हैं, जो हमारे पास नहीं उसको आप भेज दीजिए। अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को हम एक्सचेंज कर लेते थे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जब विदेशी व्यापार या आंतरिक व्यापार होता था तो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। इस पर अंडरलाइन करिएगा, वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होता था। अब आते हैं पूजा को लेकर के कि भाई पूजा किसकी की जाती थी। तो यहां आपको ध्यान देने की बात है कि यहां पर मातृ देवी की पूजा होती थी। प्रमुख रूप से मातृ देवी की पूजा होती थी, लेकिन साथ में अगर कहा जाए तो पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष, ठीक है, इन सब की पूजा होती थी। और अगर पशुओं की बात की जाए तो पशुओं में कोबड़ वाला सांड जो है यह सर्वाधिक प्रमुख था, या इसकी पूजा मुख्य रूप से होती थी। तो ये रहा पूजा के संदर्भ में। पूजा में आप समझ गए। अगर पूछेगा कि सिंधु काल के दौरान लोगों की पूजा, ठीक है, किसकी करते थे, तो आप कहेंगे मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन साथ में लिंग, योनि, वृक्ष, ठीक है, पशुपति, ये सब की पूजा करते थे। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यह है कि भाई अगर पूछेगा, ठीक है, कि कोबड़ वाला सांड किस समय पूजनीय था, तो आप कहेंगे सिंधु काल के दौरान, सिंधु सभ्यता के दौरान, ठीक है, या उन लोगों के द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंधु काल के दौरान जो है किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अर्थात ऐसा नहीं कि यहाँ कोई कहीं मंदिर बना हो और उसमें जो है पूजा की जाती हो, नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंधु काल के दौरान किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अब हम आते हैं लिपि को लेकर के। किसको लेकर के? लिपि को लेकर के आते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो सिंधु काल की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? सिंधु काल की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। क्या खास बात थी इसकी? तो जो यह लिपि थी, इस लिपि के प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि प्रथम पंक्ति में जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसकी खास बात यह थी कि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था। तो यह भाव चित्रात्मक लिपि की खास बात थी। तो ये हो गया आपकी लिपि। अब आते हैं शव को लेकर के, लाश, उसकी क्या कंडीशन थी? तो भाई लाश को जलाने की भी व्यवस्था थी और लाश को दफनाने की भी व्यवस्था थी। अर्थात उस समय शव को दफनाया भी जाता था और शव को जलाना जो है जलाया भी जाता था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ खास बात यह भी है
कि इसका जो निर्माण हुआ था सिंधु सभ्यता का, यह किन प्रकार की जातियों से हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मानव शास्त्रियों के अनुसार जो है यहां 4 प्रकार की जातियां जो है पाई गई थी। कौन कौन सी थी? पहली थी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, क्या कहा मैंने? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। दूसरी कौन थी? भूमध्य सागरी। तीसरी कौन थी? मंगोलायड। चौथी कौन थी? अल्पाइन। तो कुल मिलाकर के 4 जातियों में जो है यह विभक्त था, अर्थात इन 4 जातियों से मिलकर के सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ था। पहला था प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, दूसरा था भूमध्य सागरी, और तीसरा था मंगोलायड, और चौथा था अल्पाइन। ठीक है, तो यहां इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहां ध्यान रखिएगा कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है पिग्गट। पिग्गट महोदय ने क्या कहा था? पिग्गट महोदय ने कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यह दोनों एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। क्या कहा था इस संदर्भ में? पिग्गट महोदय ने कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यह जो है यह एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन यहां भी आता है कि भैया मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी जब क्वेश्चन जब डीप पूछता है तो ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन जो आप समझ नहीं पाएंगे। कहेगा कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वह नगर निर्माण योजना का होना, अर्थात जो उस समय नगर निर्माण किया गया था उसकी योजना जो थी वही सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वीडियो के दौरान हमने क्या पढ़ा उसको एक निष्कर्ष के रूप में बता रहा हूं कि ताकि पूरी तरह से क्लास में आपको याद हो जाए। सबसे पहली चीज कि जो सिंधु सभ्यता है इसका पता हमें कब चला? तो आप कहेंगे कि 1856 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आपूर्ति हुई। उस संदर्भ में इस स्थान की खुदाई करवा दी गई, और जब खुदाई करवा दी गई तो यह खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाई, और इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करवाई। ठीक है, उसके बाद 1922 में रखालदास बनर्जी आए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित बौद्ध स्तूप की खुदाई करवाई, जिससे कई स्थानों का पता चला, और यह भी पता चला कि यह स्थान जो है सिंधु नदी घाटी तक सीमित है, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा से बदलकर सिंधु सभ्यता रख दिया गया। अब हमने बताया आपको कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। सबसे उत्तर में आपका ठीक कौन सा जो है कि स्थल है? तो आप कहेंगे कि मांडा है। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नदी कौन सी वहां है? कहेंगे चिनाब नदी है। जिला कौन सा है? अखनूर है। दक्षिणी छोर पर कौन सा ठीक स्थल पड़ता है सिंधु सभ्यता का? तो आप कहेंगे दैवाबाद है। कौन सा स्टेट है? आप कहेंगे महाराष्ट्र है। जिला कौन सा लगता है? कहेंगे अहमदनगर है। नदी कौन सी है? आप कहेंगे प्रवरा नदी है। किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। अब हम आते हैं इसके पूर्वी छोर पर। पूर्वी जो छोर इसका है वो आलमगीरपुर है, और जब आलमगीरपुर है तो उसके बाद जो है जिला कौन सा है? मेरठ है। कौन सा प्रांत है? उत्तर प्रदेश है। नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे हिंडन नदी है। अब आते हैं इसके ठीक पश्चिमी छोर पर। पश्चिम छोर में कौन सा स्थल है? सुतकांगेंडोर है। स्थान कौन सा है? बलूचिस्तान। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। नदी कौन सी है? दास्त नदी। अब हमने आपको बताया कि यहां ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर विस्तार में है, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है, और इसका विस्तार है कैसा? विस्तार त्रिभुजाकार है। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब बातों को जब हमने जान लिया तो सर्वमान्य तिथि को मैंने बताया कि रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। लेकिन सर्वमान्य अगर ठीक है पूछता है तो एक्चुअल में सही यही है, लेकिन सामान्यता कभी कभी एग्जाम्पल देता है आपको, उदाहरण में
तो अगर उसमें दिया है कि 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ये सामान्यतः मानी जाती है, लेकिन रेडियो कार्बन जो पूछता है वह है 2350 से 1750 है ईसा पूर्व। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं, पूछ देगा कि भैया सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, तो आप कहेंगे मात्र सत्तात्मक था। पूछेगा सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे सभ्यता कांस्य युगीन थी। सबसे ज्यादा सिंधु के स्थल कहां मिले, किस प्रांत में, आप कहेंगे गुजरात में मिले। इनका जो आर्थिक जीवन था वो किस पर डिपेंड था, कहेंगे कृषि पर निर्भर था। सबसे पहले कपास की खेती किसने किया, तो सिंधु घाटी के लोगों ने किया। अब पूछेगा क्या इनमें व्यापार भी होता था, तो यस व्यापार होता था। व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों होता था, लेकिन दोनों में सिर्फ वस्तु का विनिमय होता था, वस्तुओं के आदान प्रदान का व्यापार होता था। अब पूछेगा पूजा किसकी की जाती थी, तो पूजा मातृ देवी की जाती थी। ठीक है, साथ में पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष सभी की पूजा होती थी, लेकिन पशुओं में कुबड़ वाला षण जो है वो सबसे प्रमुख था। अब पूछेगा क्या मंदिर यहाँ थे, तो बिल्कुल नहीं, मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। अब पूछेगा भाई लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। इसकी खास बात क्या थी कि इसकी पहली लाइन में दाएं से बाएं लिखा जाता था और दूसरी लाइन में जो है बाएं से दाएं लिखा जाता था। फिर आपने देखा कि भाई शव की क्या बात है, तो शव जो होता था उसे दफनाने की भी व्यवस्था थी और उसे जलाने की भी व्यवस्था थी। अब मैंने ये भी कहा कि पिक्कट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। फिर हमने आपसे कहा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ कभी कोई पूछता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, दूसरी पॉइंट कि अगर पूछ दे कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो आप कहेंगे नगर निर्माण योजना। उम्मीद है कि इस वीडियो में यहां तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा और लगभग याद भी हो गया होगा। कुछ ही पॉइंट अगर आप मिस कर रहे होंगे तो वीडियो को दोबारा अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। अब इसके जो स्थल है, किसकी क्या खास विशेषता है, इसको हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे और दूसरे वीडियो में हमारा सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहा जाए आपसे तो आपके पेट के लिए इतना ही काफी है, फर्स्ट वीडियो ही काफी है, लेकिन सेकंड वीडियो इसलिए आएगा क्योंकि सिंधु सभ्यता का टॉपिक अगर एक बार पढ़ाया जाएगा तो उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपको जो है यह आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बेस्ट ऑफ लक।